नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। तेल के दाम और कितने बढ़ेंगे, या यूं कहें कि क्या तेल के दाम अभी और बढ़ेंगे? अगर और बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे? क्योंकि आज तेल के दाम बढ़ा दिए गए, इसकी सारी भूमिका बन चुकी थी। 3 रुपये डीजल, 3 रुपये पेट्रोल, 2 रुपये प्रति किलो सीएनजी, इसके दाम बढ़ चुके हैं और ये होना था। इसमें आज किसी को आश्चर्य नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को 2 बार आकर के देश से आह्वान किया कि भाई बचत करें, और ये बताया गया कि दुनिया के हालात क्या हैं। आपने देखा सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री वो जिस तरीके से ऑस्टेरिटी ड्राइव पर एक किस्म से निकले हुए हैं, तो ये होना था। सवाल ये है कि क्या ये हो गया और बस इतना ही, या अभी कुछ और भी हो सकता है? देवेंद्र, नहीं, ये अभी जो बढ़ोतरी हुई है सर, इससे तो कुछ नहीं होगा निश्चित तौर पे। ये तो बहुत मामूली चीज़ है। आप सोचिए ना कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ और 70, 72, 75 डॉलर प्रति बैरल तेल की कीमतें, अब 100 से ज़्यादा। इस कंडीशन में इतना बड़ा गैप जो था तेल कंपनियों पे लगातार वो बर्डन पड़ रहा था, और लगभग आप देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास तेल कंपनियों ने उस घाटे को उठाया है। तो ये कब तक चलेगा? तो उसमें बहुत ज़रूरी था उन कंपनियों के अपने बैलेंस शीट के लिए कि इसमें बढ़ोतरी की जाए। और अभी जैसे डीजल के हिसाब से देखें तो 35 से 40 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है तेल कंपनियों को डीजल प्रोवाइड करने में। 35 से 40 रुपए पर लीटर। और पेट्रोल में कम है, तो तब भी पेट्रोल में लगभग 8 से 10 रुपए के आसपास है। तो एवरेज मतलब 20-25 रुपए। हाँ, तो इस गैप को कैसे कंपनियां कब तक सहेंगी? अभी बढ़ा है 3 रुपए, अभी मात्र 3 रुपए बढ़ा है। तो ये आप तय मानिए कि कुछ दिनों में फिर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, फिर मोटा मोटा इसको अगर आप इसको अगर अभी 100 रुपए बन लेना, अगर मतलब मान लीजिए कि 100 रुपया हो गया, मतलब मोटा मोटा, तो ये 2.5-3% की बढ़ोतरी है जो की गई है इस बार। और आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर इससे कैसे होगा? आप सिंपल सोचो ना, ये डाटा देखने के बाद आपको लग रहा है कि इससे हो जाएगा, तो वो एक बार लोगों को झटका ना लगे, ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इस लिहाज से ये किया जा रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सामान्य अर्थशास्त्र भी समझता है, वो इसको देख के ही समझेगा कि ये घाटा बहुत लंबे दिनों तक नहीं चला जा सकता। इसमें आपको कंपनसेशन इतना करना पड़ेगा जिससे लंबे समय तक फिर इस घाटे को कंपनियां पूरा कर पाएगी जो उन्होंने अभी सहा है। मेरे पास एक लिस्ट है किस देश में कितना बढ़ा। आपने सबसे ज़्यादा बताया गैप डीजल में है, तो मैं डीजल का ही बताता हूँ। जैसे कुछ एशिया के देश हैं, कुछ यूरोप के देश हैं। म्यांमार में 112% बढ़ गया, मतलब दुगने से भी ज़्यादा रेट कर दिया गया। मलेशिया भी ठीक ठाक देश है, 71% बढ़ा है। पाकिस्तान में 45% रेट बढ़ा है, पेट्रोल में और ज़्यादा है ये। यूएई में जहाँ खुद के तेल के कुएँ हैं वहाँ 86% बढ़ा है। अमेरिका में 48% बढ़ा है, श्रीलंका में 41% बढ़ा है, ब्रिटेन में 34% बढ़ा है। मतलब ये समझ लीजिए, इसका मतलब जैसे अगर अमेरिका में 48% बढ़ा है तो मतलब अगर 100 रुपये का तेल है तो 148 रुपया हो गया। ऐसे सीधा समझिए, आपका 100 रुपया था अगर, तो वो 103 रुपया हो गया। इसको समझने के लिए सबसे कम अगर किसी ने बढ़ाया तो वो जापान जैसे समृद्ध देश ने बढ़ाया है, और उसने भी 11% बढ़ाया है। मतलब 100 में 11 रुपये उसने भी बढ़ाए। आपने 100 में 3 रुपया बढ़ाया है। ये है। और ये भी तब सौरभ जब आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लगभग 85% के आसपास तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उस कंडीशन में बाकी दुनिया के दूसरे देशों के सामने बहुत सारे अन्य उपाय भी रहते हैं। जैसे अगर उनके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर उनके पास होते हैं, तो उस तरह के मोड का भी वो इस्तेमाल कर ले। लेकिन यहाँ तो वैसी स्थिति है नहीं, और उस कंडीशन में इन कंपनीज़ पे बहुत लंबे दिनों तक बोझ ये वो सहन नहीं कर सकती थी। इतना ज़रूर है सौरभ कि सरकार की चिंता ये थी कि इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ इस बढ़ोतरी तक ही नहीं होता, फिर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी महंगी होंगी, चौतरफा एक दबाव पड़ता है लोगों पे। वो ज़्यादा चिंता की बात थी। लेकिन जिस प्रकार से क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस में कुछ नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी समस्या वाली चीज़ ये है कि सौरभ कि आपको ये पता नहीं है कि सोल्यूशन कब निकलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसा मतलब ये तो भूकंप जैसा हो गया। जैसे एक भूकंप का झटका होता है, फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो अभी आफ्टर शॉक्स आने बाकी हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि आपको सामान्य तौर पे आप देखिए तो हो सकता है कि 8 से 10 दिनों के बाद फिर आप देखेंगे कि 3-4 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर जाया जा सकता है अभी, अगर युद्ध बहुत लंबा ना चले तो। वो सरकार को नेगेटिव परसेप्शन का कोई खतरा नहीं लगता? देखिए, इसमें कैसे लोगों को ये नहीं समझ में आएगा। और महंगाई अगर बढ़ रही है तो निगेटिव तो होता ही होता है। तो आम आदमी के हिसाब से अगर आप समझें कि सारी इकॉनमी एक जगह
ग्लोबल सिचुएशन एक जगह, उसको तो आपने 400 अच्छे काम किए हों, वो अलग बात है, फिर उस वक्त याद नहीं रहता ना आदमी को। बिल्कुल, और उस क्षेत्र में भी चाहे आप कितना भी लॉजिक बता दें, लेकिन उस लॉजिक का कोई मतलब नहीं होता जिसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है किसी भी आम आदमी के लिहाज से, उसके लिए तो मुसीबत तो रहती रहती है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मसला ये नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का असर आपके ट्रांसपोर्टेशन पे बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ही बढ़ेगा फिर बाकी सारी चीज़ें महंगी शुरू होंगी, तो इसका तो चौतरफा असर पड़ता है। तो वो महंगाई की मार तो आपको झेलनी होगी। इसको बैलेंस करने का कोई और तरीका नहीं है? इसको बैलेंस करने का यही तरीका था कि इतना लंबा आप खींचें और तेल कंपनियां वो घाटा उठाकर इस काम को करते जाएं। आप तेल कंपनियों को भी आप दिवालिया तो नहीं करा सकते ना कि आप इतना वो भी तब करें जब पता हो कि ये मुश्किल और ये कब तक चलेगा। जैसे यही जो बढ़ोतरी की जा रही है, जैसे 8 से 10 रुपए की अगर वो बढ़ोतरी कर दें धीरे धीरे, और वो फिर युद्ध खत्म हो, फिर एक लंबे समय तक ये कुशन उनको मिलता रहे, तब जाके वो गैप पूरा होगा। अब ये फिर वही हो जाएगी बात। लेकिन अब वो इतनी बार वो लॉजिक दिया जा चुका है, चलिए पूछ ही लेता हूँ। यही कहेगा कोई भी सुनने वाला कि वो तो कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपया कमाया है, तो वो भी तो उन्हीं के पास गया था, तो अब क्या हुआ, बुरे दौर में कुछ सह लें। अरे वो कंपनियां कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई फॉरेन की कंपनियां हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो टैक्स पेयर की ही कंपनी है और उन्हीं का पैसा है बेसिकली एक तरह से आप देखें तो कोई भी व्यवस्था अर्थशास्त्र के हिसाब से ही चलता है ना। आप लगातार घाटा उठाते रहें और इस अमाउंट का जो मैंने बता रहा हूँ आपको, लगभग कि मुझे बताया गया कि 1 लाख करोड़ के आसपास ये घाटा हुआ है सिर्फ इतने दिनों में, ये 3 महीने में, इस 3 महीने में। हाँ, तो इतना घाटा 33 हज़ार करोड़ रुपए घाटा 1 महीने में अगर हो रहा तो कैसे चलेगा? तो जो इसका जो दूसरा एस्पेक्ट था, जो प्रधानमंत्री ने एक्चुअली अपील की थी कि, और ये आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि ये 3 रुपए की बढ़ोतरी तो कुछ नहीं है। किसी को बहुत चुभ रही होगी ये बात भी और ये बढ़ोतरी भी, लेकिन सच मानिए ये कुछ नहीं है। मैंने आपको सामने अभी डेटा ही दिया है, मतलब 10% भी अगर दाम बढ़ते हैं तो मतलब सुनिए 10 रुपया बढ़ाना होता, अभी तो 3 रुपया बढ़ा है, आगे क्या होगा कह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि खपत कम करने की कोशिश करो। उससे कितनी उम्मीद है सरकार को कि आप कितना कम कर सकते हैं उसको? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे जो एक आप जो कर सकते हैं आप वो यही कर सकते हैं कि लोग अगर उसको उस रूप में लें और जो बर्डन आपके ऊपर आ रहा है अगर कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो बर्डन कम ट्रांसफ़र होगा। कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रति लीटर डीजल और प्रति लीटर पेट्रोल जो नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को, जितना घाटा में जा रहा है, तो उस घाटे को जितना कम आपके ऊपर आए, जितने कम तेल आप लेंगे उतना कम घाटा रहेगा, तो आप मैनेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लेंगे फिर वो उसी रूप में बढ़ेगा, फिर कीमत में बढ़ोतरी करनी होगी। और ये निश्चित तौर पर डिपेंड करेगा देश के लोगों पे कि वो इसमें कितना ज़्यादा वॉर लेवल पर उस रूप में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इस सोच को। जैसे कोविड के समय होता था ना कि बहुत स्ट्रिक्टली आप एक दौर आता था कि सब लोग फॉलो कर रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आता था, तो ये उस तरह का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाली स्थिति है क्योंकि क्राइसिस अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा है, वाकई बहुत बड़ा है। कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई इसलिए सब लोगों को लग रहा है कि यार सब ठीक ही चल रहा था, टीवी पे सिर्फ आप वॉर देख रहे हैं और सामान्य तौर पे जांच रहे हैं कि ईरान ने ये कहा, अमेरिका ने ये कहा, इसने ये कहा। इससे बहुत बड़ी मैं बताऊँ चर्चाएं दो चर्चाएं मतलब गॉसिप कह लीजिए, कयास कह लीजिए, जो लोगों के बीच में चल रहा है। वो लॉकडाउन वाली खबर तो अब लोग भी समझ रहे हैं कि ऐसा ये तो कहने की मतलब मुमकिन नहीं है, लॉकडाउन करके आपको भट्टा नहीं बैठाना अपनी इकोनॉमी का, तो क्यों सरकार वो तो सोचेगी भी नहीं। लेकिन हाँ, दो लोगों की चर्चाएं सबसे ज़्यादा हैं कि एक तो जितना मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम सरकार जो है इसके लिए पुश कर सकती है, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है, और एक दूसरा चल रहा है कि पूरे देश में ऑड इवन लागू हो जाएगा, तो उससे कम से कम मजबूरी में ही सही लेकिन गाड़ियां निकलनी आधी हो जाए या कम हो जाए। इस तरह के ऑप्शन पे तो हर जगह सौरभ विचार हो ही रहा है ना। हर राज्य सरकार भी आप देखें तो अलग अलग ऑप्शन पे विचार कर रही है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके चलते ये जो बर्डन पड़ रहा है वो बर्डन कम हो जाए। और उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उसको लेकर अभी एडवाइजरी जारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये पता नहीं कि क्राइसिस कितना लंबा चलेगा, और अगर ये लंबा चला, तुरंत सोल्यूशन नहीं निकला, तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें एडवाइजरी के तौर पे अभी कही जा रही हैं वो कल को उसमें आपको सख्ती भी देखने को मिल सकती हैं। ये जो सरकारें कर रही हैं अलग अलग, मुख्यमंत्री कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई जो है इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो मतलब कॉस्मेटिक ज़्यादा है सौरभ। उसमें बिल्कुल, इसमें कोई तो नहीं कि उतने तेल के वजह से आपको कुछ नहीं होना है, लेकिन उसके पीछे मैसेज ये है कि आपके ज़हन में ये बात आए। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि लोग ये समझ रहे हैं ना कि टीवी पे वॉर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जान लिया कि ईरान में क्या हुआ, ट्रंप ने क्या बोला। आपके ऊपर भी ये संकट है, इस चीज़ को समझें। तो ऐसी तस्वीरें
लोगों को कम से कम इस बात के लिए, एक बड़े हिस्से के लोगों को कम से कम इस बात के लिए ज़रूर मजबूर करती हैं कि वो सेंसिबल हों कि हम क्या ऑप्शन, हम अपने लेवल पे क्या ऐसा कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत में कमी करें। तो दो बातें आपसे जो बात समझ में आई, वो एक तो फ्यूचर में तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं कहा, बिल्कुल कहा जा सकता, बल्कि ज़्यादा बात मतलब गुंजाइश इसी बात की कि और बढ़ेंगे, मतलब लगभग तय मानिए कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, कहाँ तक बढ़ेंगे ये कोई हाँ, ये नहीं, मतलब बहुत, अगर आदर्श स्थिति अगर देखें तो फिर हो सकता है 3 रुपये बढ़े, 4 रुपये बढ़े, और ऐसा एक बार और बढ़े तो 8 से 10 रुपये मान के चले, तब जब आपको ये दिखेगा कि क्राइसिस बहुत लंबा ना खींचे। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 से 10 रुपये अभी कोई बढ़ा देगा, बट वॉर अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, और उस कंडीशन में ये मान लेना है कि हाँ, ये जो 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है इससे हमारा बैलेंस शीट आज 3 हुई है, ये अगले वक्त, आने वाले वक्त में सब जोड़ जाड़ के 8-10 रुपया हो सकता है, अलग अलग, मतलब फिर हो सकता है 3 रुपया हो जाए तो दोनों मिलकर 6 रुपये हो जाएगा। तो और उतना से भी सौरभ ये नहीं है कि आपका सारा घाटा पूरा हो जाएगा, वो लंबे समय तक चलेगा तो बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगी। ये तो हर सरकार को देखना होता है ना कि भाई आप उतना ही बर्डन पास ऑन कर सकते हैं जिसका रिएक्शन ना आए। आप जब हमने कहा एक लेवल तक ही आप आदमी को लॉजिक से समझा सकते हो, फिर लॉजिक के ऊपर जब इमोशन आता है तो हर सरकार उससे डरती है, तो वो तो फिर कुछ भी करके सरकार से एकदम वो मजबूरी वाली स्थिति रहती है ना सौरभ। ये क्राइसिस ऐसा है कि जिसमें कोई भी कुछ नहीं, या फिर आप वो यूपीए से मनमोहन सिंह जी जैसा क्रेडिट कार्ड निकाल लें, ऑयल बॉन्ड जो है जारी कर दें कि भाई आज के पैसे फ्यूचर में दिए जाएंगे। तो बट वो इस सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। और जो दूसरी बात मुझे समझ में आई कि भाई आप सरकार की तरफ से कुछ और मेजर्स के लिए भी तैयार रहिए। अब वो वर्क फ्रॉम होम होगा या गाड़ियों पे कौन सी कम गाड़ियां निकालने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस, पाबंदी हो जाएगी या इस तरीके का कोई फैसला, वो भी मुमकिन है। एक चीज़ और सौरभ कि जैसे जो भी ये देख रहे हो दर्शक, वो ये इस बात को समझें कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत किसी भी लेवल पर दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। मतलब सप्लाई को लेकर जो लाइन लग जा रही है ना और पैनिक परचेजिंग शुरू हो जा रहा है, वो सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। वो मैनेजमेंट सरकार का इतना बेहतर है, तेल कंपनियों का इतना बेहतर है कि सरकार का इस रूप में कि वो कालाबाजारी रोकने के लिए लगाम कर चुके हैं, और तेल कंपनियों का इस लिहाज से कि वो सारे सोर्सेज को तो वर्स्ट अभी जब हुआ तब भी नहीं हुआ, जब बंद ही हुआ सोचिए उस समय नहीं है। और एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन जो कहते हैं ना, सप्लाई के मामले में कंफर्टेबल सिचुएशन है, कीमत को लेकर लेट्स सी। और अगर खपत कम हो जाएगी तो वो और ईज आउट हो जाएगी, बहुत आसान अवेलेबिलिटी। मतलब खपत कम ना भी हो तो सप्लाई को लेकर समस्या ही नहीं है। खपत कम करने के बाद सिर्फ कीमत के लिहाज से कही जा रही है कि दबाव कम पड़े। अब आइए बात करते हैं कि इसके अलावा क्या। अब ये तो अभी की बात हो गई। देखिए सरकार का अब जो पुश है, कई बार क्या होता है कि मुश्किल वक्त ना आपको वो कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं या बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे नोटबंदी हुई तो आपको यूपीआई मिल गया, आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन मिल गया, आप दुनिया में मिसाल बन गए। ये नोटबंदी की देन है, कोई कुछ भी कहे नोटबंदी को लेकर, लेकिन ये उसका साइड इफेक्ट था या चाहा हुआ इफेक्ट था, वो मिला। इस क्राइसिस ने देश को उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आपके पास तेल नहीं, अपना तेल नहीं है, तेल और गैस एलपीजी अपनी नहीं है। इसके बियॉन्ड सोचिए। अभी एक बड़ा फैसला लिया गया कैबिनेट में, पिछली कैबिनेट की मीटिंग में इनफैक्ट, कि कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वो कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है और ऑब्वियसली फिर वो बहुत सालों लंबा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन 37,000 करोड़ के आसपास, 37,000 करोड़ के आसपास 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आपके पास तेल नहीं है लेकिन आपके पास कोयला है, वो भी 200 साल आपकी खपत के लिए कोयला है आपके पास। उस कोयले से गैस बन सकती है और वो फिर आपकी अपनी होगी। फिर आपको किसी और देश का मुंह नहीं ताकना, फिर आपको ये नहीं देखना कि झगड़ा लग गया तो हमारा टैंकर कैसे निकलेगा। आपके देश में कोयला है, आप ही के देश में गैस बन रही है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म बात हुई। इसके बारे में भी पहले चलिए बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सरकार का पुश है जिस तरफ, और वो इमीडिएट उसका रिजल्ट आपको कुछ महीनों में नजर आ सकता है, वो बताऊंगा। पहले इसका ये खैर एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। हाँ, इसमें मतलब लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी जाएगी और कल से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, लंबा वक्त लगेगा। लेकिन सरकार के जेहन में ये चीज़ एकदम से है कि ऊर्जा को लेकर जो आपकी निर्भरता है दूसरे देशों पे, और वो पहले से था। ऐसा नहीं है कि इस क्राइसिस में आपको समझ में आया, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से 2014 में दिल्ली आने के बाद पीएम मोदी ने इस चीज़ को लेकर फोकस किया और बार बार उस बात को कहते रहते अलग अलग फ्रंट पे। जब भी सोलर अलायंस को लेकर कोई बात कही जाती थी, सोलर एनर्जी को लेकर कोई बात कही जाती थी, या दूसरे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर कोई बात कही जाती थी, तो वो इस बात का जिक्र करते थे कि बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा पर हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। और उसी सिलसिले में पिछले कैबिनेट की बैठक में इस काम को किया गया। और वो दूसरा एक वो एलपीजी की जगह पीएनजी पाइप नेचुरल गैस, वो लगातार। और सौरभ आपको हैरानी होगी कि उस चीज़ को लेके इस तरह से
जितना काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, पहले की सरकारों ने भी उस काम को नहीं किया, कि लुटियंस दिल्ली में भी ऐसे इलाके थे जहाँ वो लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे। हाँ, आज मुझे कोई बता रहे थे कि हम लोग तो पहले इतना सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे, ऐसे होता था वैसे होता था, जबकि आपके पास और वो मंत्रालय क्या कर रहा था भाई? मैं तो ये लगता है कि जिसका ये काम है कि भाई आपके पास एलपीजी मंगानी पड़ती है, नेचुरल गैस आपके पास है, तो इसको लगाओ, घर घर में लगाओ जा करके, बड़ा बेसिक बात है। और उसको लेके जटिलताएं बहुत ज़्यादा थी, जैसे मान लीजिए कहीं आपको पाइप डालना है, पता चला सोसाइटी वालों ने रोक दिया, पीडब्ल्यूडी ने रोक दिया, इस तरह की सारी चीज़ें हो रही थी। इस क्राइसिस ने उसको लेकर भी एक अलर्टनेस दे दिया, आपने ओवरराइड कर दिया सारी इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को। ये तो फिर इच्छा शक्ति की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुआ। अब मैं जो तीसरी बात मैं कह रहा था, अभी मैं पूरी तौर पर खुद कन्विंस नहीं हो पाया हूँ कि क्या ये पॉसिबल है और क्या ये डिजायरेबल है। वो है इंडक्शन कुकर या वो जो होता है, क्या कहते हैं, बिजली वाले चूल्हे कह लीजिए उनको। अभी ये खबर मैं पढ़ रहा था अखबार में कि एक सरकारी कंपनी है, वो प्रोक्योर करेगी प्राइवेट सेक्टर से, और वो संख्या 10 लाख में है। वो इंडक्शन चूल्हे जो हैं वो प्रोक्योर किए जाएंगे। और जैसे आपको मालूम है, जब मोदी सरकार आई थी, पहले आपके घर में बल्ब कैसा होता था, याद कीजिए, कांच का बल्ब, उसके अंदर आपको फिलामेंट लगा जलता हुआ दिखता था ना, वो वाले बल्ब होते थे। आज आपको किसी घर में वो बल्ब नहीं मिलेगा, किसी भी घर में कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अब आपको एलईडी मिलती है। तो इस सरकार ने आते ही जो है वो करोड़ों की संख्या में बल्ब बांटने शुरू किए। ये उस वक्त किसी को रियलाइज नहीं हुआ था, उससे बिजली की बहुत बचत होती है। अब सरकार कह रही है कि ये सिलेंडर बिजनेस ही बंद करो, गैस का भी चक्कर खत्म, कम करो जितना कर सकते हो, आप सबको बिजली वाले चूल्हों पे ला दो, और वो लाखों चूल्हे बांटने की। बिल्कुल सौरभ, और बहुत वॉर लेवल पे इस पे भी काम होने जा रहा है कि धीरे धीरे आपको उसी दिशा में आगे जाना है कि ये जो सिलेंडर वाली समस्या है और वहाँ से आपको लेकर आ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो प्रोडक्शन आपके अपने हाथ में है। इंडक्शन, वो क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन प्लेट, इंडक्शन प्लेट, हाँ। और कुकर को इंडक्शन कुकर जैसे उसमें बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक का उत्पादन अभी भी, जैसे देश के हिसाब से अगर बात करें, देश की ज़रूरत के हिसाब से बात करें, तो ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसके रिसोर्सेज आपके अपने पास इतने ज़्यादा हैं कि उस फील्ड में अगर आप ढंग से काम कर लें तो फिर ये डिपेंडेंसी बहुत। बिजली तो आप कोयले से बना लोगे, पानी से बना लोगे, थर्मल, सोलर भी है, हाँ सोलर, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। और उस पर लगातार सरकार इस बात को लेकर काम कर भी रही थी, और ये मौका मुझे लगता है कि एकदम से वैसा है कि अब नेक्स्ट लीप आपको दिखेगा। बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, उन मीटिंग में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आप भी लीजिए इंडक्शन प्लेट, मैं भी लेता हूँ। मेरे घर तो है। अच्छा, आपके घर पे है। लेकिन ये देखिए, वक्त की ज़रूरत भी है और भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं। बाकी अब ये जो हमारे पीछे लिखा है, ये तो होना ही है। इसी दौर में सौरभ आप देखें, जैसे पीएम की वो जो तस्वीर दिखी ऐसी चीज़ों के लिए कि 2 गाड़ियों को लेके, हाँ 2 गाड़ी पे, दूसरी तरफ जैसे आप रॉ के जो एक्स चीफ हैं, उनका एक कहना था कि ये सिक्योरिटी से बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल वो तो ठीक नहीं, हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे तब जब देश में जिहादी ताकतें हों या विदेशी ताकतें हों इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं आपके देश के नेता के पीछे और आपके देश के पीछे, तो वो ज़रूरी नहीं है। दूसरा, पीएम का जो ट्रिप हो रहा है यूएई में, आप देखें जो 3-4 घंटे उन्होंने दिए एलपीजी रिजर्वायर इस तरह की चीज़ों के लिए, उनके समय वो इसी बात के लिहाज से था, ऊर्जा को लेकर। बाकी यूरोप के जो दूसरे देशों में जा रहे हैं उसके पीछे आप अलग अलग उन देशों का देखेंगे ना खासियत। जैसे स्वीडन इंडस्ट्रियल इनोवेशन के लिए बहुत जाना जाता है, और दूसरा डिफेंस के मामले में तो वहाँ पे जा रहे हैं। फिनलैंड ग्रीन एनर्जी के लिए जाना जाता है। नॉर्वे, मतलब अलग अलग देशों की जो खासियत है। तो खास तौर पे यूरोप के साथ जो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसको अब आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। तो उस लिहाज से जब पीएम जाकर वहाँ पे इस बात को कहते हैं तो वहाँ के देशों से आपको कैपिटल मिल सकता है, टेक्नोलॉजी मिल सकती है, उनको यहाँ का बाजार मिलेगा। तो वो बैलेंस बनाने के लिए मुझे लगता है ये मोदी जी जो आपदा में अवसर केवल नारा नहीं है, ये इसको जीते हैं इस चीज़ और एक साथ कई काम करना शुरू कर लेते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उन्होंने अपील की देश के लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, तुरंत उसके बाद वहाँ जाकर दूसरा काम शुरू। ठीक है, चलें तो फिर अब आज इस मुद्दे पर इतनी बात करते हैं। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी बातें हुई और देश के लिए कुछ सहना भी पड़ेगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।